हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2023 बोर्ड एग्जाम जितने बच्चे देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्लास 10th मैथ के बहुत ही सारा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस बार आप लोगों को टारगेट 95% का हमने अचीव कराऊंगा, किसी भी कीमत पे। बस आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को वीडियो को शेयर कर दो और जितना भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा सारे क्वेश्चंस तैयार करके जाना, क्योंकि सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर साल एग्जाम में प्रश्न आते हैं। वही प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पे कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब संख्या 156 दिया हुआ है और इसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, आप लोगों को बताना है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी संख्या अगर नंबर आपको दे दे तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि आप सीधे उसका आप एलसीएम निकाल दो, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे 156 है तो 156 का एलसीएम बस आप ले लो, आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। जैसे 156 है, 156 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले आप 2 से कटा दो, तो 2 7 14 और 2 8 16, 78 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 से मैं फिर कटाऊं तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 बार में कट जाएगा। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब 13 तो खुद आपका अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही कटने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 156 बराबर, देखिए 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार ना, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 3 और गुणे 13। देखिए जहां पे भी अगर इस प्रकार दिया होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 है क्या, देखिए आप लोग, जरूर होगा यहाँ पे कहीं कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। देखिए 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 मिल गया ना। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ये वाला। ठीक है, इतना सिंपल होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। जब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे, सिंपल आप उसका एलसीएम ले लो, पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आप लोगों का बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह हमेशा आप लोगों को आता है। एक प्रश्न यहाँ से बनना तय है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से जान जाओ क्या है। कह रहा है कि दिया है लस 132 और 288 का लस दिया हुआ है 3168, तो मसा ज्ञात करा, मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। लसा दिया, इन दोनों संख्याओं का लसा दिया हुआ है और इन्हीं दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे एक तरीका चलता है, फार्मूला चलता है, उस फार्मूले से कोई भी सवाल आप लगा सकते हो। इस कैटेगरी का फार्मूला यह होता है कि पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे चलता है आप लोगों का एचसीएफ, यह फार्मूला चलता है। तो पहली संख्या आपका क्या है 132, ये पहली संख्या है, और 288 आप लोगों का ये दूसरी संख्या है। और ये तो आप लोगों का यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है और मसा पूछ रहा है, मसा मतलब इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो जो जो चीज दिया है उस पर रख दो आप। पहली संख्या दिया 132, पहली संख्या की जगह लिखेंगे 132, गुणे दूसरी संख्या 288 है, उसकी जगह 288 बराबर एलसीएम तो हमको दिया हुआ है कितना, देखिए एलसीएम मतलब लस कितना दिया है 3168 दिया हुआ है। एचसीएफ हमसे पूछा है, एचसीएफ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल यहाँ से अगर मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 132 गुणे 288 और 3168 गुणा में इधर आएगा तो 3168 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भाग में चला आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें सिंपल इसको कटाना है। तो चलिए कटा देते हैं, किससे कटेगा, पहले आप इसको छोटा और कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर कटाए तो 2 से कटा लो, सिंपल कर लो, 2 से कटाओगे इससे तो कितना आ जाएगा, आराम आराम से कटाते हैं। 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 11 बच जाएगा, 2 5 10, फिर 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 8 16 और 2 चौको 8। इसे 2 से कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 से डायरेक्ट कटा दो, देखो 4 से कट रहा है, ये कितना बार कटेगा, 4 तिहाई 12 और कितना 24 बच जाएगा, 4 6 के 24, 36 बार में कट जाएगा। इससे अगर 4 से घटाते हो तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 38 हो जाएगा, 4 9 36, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 4 6 के 24, 396 बार में कट गया।
ठीक है। इसके बाद और कटाते हैं, इसको देखते हैं कितना बार में कट रहा है। तो 36 से कटा दे, देखते हैं। देखिए 36 पे हम कट जाएगा, 36 से कम 36 कितना बच जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 36 से कम 36, 11 बार में कट जाएगा। 11 से इसको पूरा काटा तो 11 से, तो 11 से 132 कितना बार में कट जाएगा, 11 कम 11, ठीक है। और 11 दूनी के 22, 12 बार में, 12 बराबर आ जाएगा HCF, ठीक है। HCF कितना बच गया आप लोगों का, 12 आ गया। देखिए HCF 12 दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल, तो हमने एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे कटा के अपने हाथ से बताया है, ठीक है, कि आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ देख पा रहे हैं। एक समीकरण यह है और एक आप लोगों का यह समीकरण है। इसको हल करना है और बताना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल है, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। आसान है, कैसे हल करेंगे तो देखिए सिंपल कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे दिया है आपका 2x और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3y और बराबर के दिया हुआ है 18, ठीक है। इसे समीकरण नंबर आप पहला मान लो, ठीक है। इसके बाद दिया है x माइनस के 2y और बराबर के यहाँ पे 2, इसे समीकरण दूसरा हमने मान लिया। सिंपल क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर दूसरा है, हमें किसी न किसी एक चर को बराबर कर दो, क्योंकि विलोपन विधि लगा रहे हैं। अगर ये 2x है ना, ये भी 2x हो जाता तो काम चल जाएगा। 2x कब होगा, जब इस पूरे के समीकरण में 2 का गुणा करेंगे। तो ये पूरे समीकरण में 2 का आप गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस के 2 4y और बराबर 2 दूनी के 4। इसे समीकरण नंबर तीसरा मान लो। अब सिंपल समीकरण 3 में से समीकरण पहला घटा दो, क्योंकि ये भी प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है, तो घटाने पे काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सिंपल की समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पे, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 3 जो है आपका है 2x माइनस के 4y बराबर के 4, ठीक है। और इसमें से घटाना है पहला 2x प्लस के 3y बराबर 18, ये माइनस करना है। तो चलिए घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4y और माइनस 3y जुड़ेगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 7y बराबर, यहाँ पे प्लस के 4, यहाँ पे माइनस के 18, तो हो जाएगा माइनस के 14 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर दूं और यहाँ से y निकालूं तो y बराबर क्या आ जाएगा 14/7, कटा दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं y बराबर आ गया 2, मैं मार्क कर देता हूँ, y बराबर यहाँ पे आ गया आप लोगों का 2 आ गया, सिंपल। अब y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपका मन आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, निकल जाएगा, ठीक है। मैं 1 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास था 2x और प्लस के था 3y बराबर के 18 था ना, तो चलिए इसमें रख देते हैं y का वैल्यू, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 बराबर के 18, तो हो जाएगा 2x और प्लस 3 दूनी के 6 बराबर के क्या हो जाएगा 18। अगर मैं यहाँ से 2x निकालूं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 18, और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 18 में से 6 गया तो बच जाएगा आप लोगों का 12, घटा दो 2 से, तो x बराबर 2 6 के 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो देखो x बराबर 6 और y बराबर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, देना ही चाहिए। तो x बराबर 6 y बराबर 2, देखो ऑप्शन बी दिख रहा है ना आप लोगों को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 6 y बराबर 2। तो इस प्रकार लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो क्या पूछा है हमसे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि मूल समान है तो k का मान क्या होगा। देखिए मूल जब समान होता है ना, जब आपको मूल समान दे दे
तो उस समय जो डी होता है, डी मतलब विवितकर होता है, तो विवितकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो जिस समय मूल बराबर होता है उस समय बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो है वो 0 के बराबर होने लगता है। ठीक है, यह बात आप याद रखें कि जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। अब सिंपल आप ए और बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। अब ये ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलता है अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए दिया यहाँ पे 3x स्क्वायर और माइनस के 6x और प्लस के बराबर 0। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। यहाँ से तुलना कर दो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3। इसी तरह एक्स से एक्स कैंसिल, बी का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का माइनस के 6 और सी का वैल्यू आ जाएगा आपका के। अब निकल गया बी सी का वैल्यू, मूल समान है तो रख दीजिए इस वाले में। तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है माइनस के 6। ठीक है, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का सी का वैल्यू आप लोगों को कितना है के है ना, यहाँ पे के लिखना पड़ेगा, यहाँ काट देता हूँ मैं, यहाँ पे के लिख देता हूँ बराबर के 0। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के 36 और माइनस 4 3 12 और के को गुणा करोगे तो 12 के आ जाएगा बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर माइनस 12 के उधर भेजोगे तो प्लस 12 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से के का वैल्यू निकालो तो के बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का 36 और गुणा में है 12, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 12, तो काट दो 12 यहीं 36, तो इधर बच गया 3 इधर बच गया के, तो के बराबर 3 है, के का ही वैल्यू पूछा था हमसे। ठीक है, तो देखते हैं के बराबर 3 दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार जब ये मूल समान दे दे, के का वैल्यू पूछ रहा है तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 के बराबर कर दो और यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्लियर हो गया ये भी प्रश्न आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुविकल्पीय में प्रश्न बनना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, पूछता ही है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 17 है। ये भी सिंपल आप लोगों का है, ये भी फार्मूला पे डिनोट करेगा, फार्मूला याद रहेगा तो आप कर डालोगे, फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस ये d बराबर, d मतलब दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यही होता है। बस सबको वैल्यू रखना है, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबको दो बिंदु हमको दिया है, एक दिया है 5,0 दिया हुआ है और एक बिंदु दिया है यहाँ पे -12,0 दिया हुआ है। ये दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबको मालूम है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है x1 और ये वाला होता है आपका y1। इसी तरह इसमें हो जाएगा आपका x2 और ये वाला हो जाएगा आप लोगों का y2। ठीक है, बस अब वैल्यू ही तो रखना है। चलिए रख देते हैं, तो करड़ी में तो करड़ी पूरा लगा देंगे। x1 कितना है 5 लिख देंगे, माइनस x2 कितना है माइनस के 12, तब माइनस के 12 या माइनस तो हो जाएगा प्लस के 12। ठीक है, और प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है y1 0 है और माइनस y2 कितना है y2 भी यहाँ पे 0 है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 12 5 17 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289 और प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आने वाला है। सिंपल यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 और 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है, सिंपल। तो देखो 17 आ गया, देखिए ऑप्शन में दिया होगा, 100% ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, देखते हैं पहले, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, बिल्कुल दिया रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5वां। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि साइन स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। साइन स्क्वायर 60 अंश दिया, सॉरी साइन स्क्वायर 60 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान। तो अब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बस वैल्यू तो ही आप लोगों को रखना है इसमें।
चलिए फटाफट वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है कि साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख, साइन स्क्वायर 60 अंश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये साइन 60 अंश का पूरा का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये तो साइन 30 अंश का होल स्क्वायर दिया है। बस सब वैल्यू रख दो, आ जाएगा। जैसे साइन 60 अंश दिया है, ठीक है, तो साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2। करड़ी में 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर। बस सब तो हल ही करना है। करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। सबको मालूम नीचे 4 4 है तो एलसीएम 4 ही होगा। इधर हो जाएगा आपका 3 - 1, तो 3 में से गया तो 2 बटे आ जाएगा 4। अगर इसे छोटा करना चाहते हो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1/2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है तो देना तो चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, देखिए दिया है ना, यही हो जाएगा राइट आंसर, सिंपल। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे यह है, प्रश्न नंबर 7वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रश्न में, आप लोगों को बता रहा हूँ छोटा सा डायग्राम बना के। कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, जिसके यहाँ पे त्रिज्या जो है आर है, एक त्रिज्या और हमने यहाँ पे आर काट लिया, ठीक है। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त का और इन दोनों के बीच जो कोण बना है वो थीटा कोण है, ठीक है। तो पूछ रहा है त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, मतलब यहां से लेकर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहां से लेकर ये जो संगत चाप की लंबाई आपको दिखाई दे रही है ये वाली, यहां से लेकर ये बी तक, इसका बताना है कि लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या होता है कि थीटा कितना बटे में 360, क्योंकि पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। 360 में कितना अंश पाया है, थीटा अंश पाया है, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा है ना, तो लंबाई की बात कर रहा है तो लंबाई हमेशा परिधि में नापी जाती है, तो 2πr होगा। अगर यहीं पे क्षेत्रफल पूछ देता तो πr² हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है संगत चाप की लंबाई, तो लंबाई जो है पूरी है वृत्त की परिधि कहलाती है, तो θ/360 गुणे 2πr होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल देना हो चाहिए उसको। ऑप्शन नंबर सी देखो, θ/360 और 2πr, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे क्षेत्रफल पूछ देता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पे πr² हो जाता, बस यही नियम चलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां भी हो गया और बढ़ेंगे अगले तरफ, प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है, इस गोले का आयतन होगा। अब देखिए यहाँ पे घन की बात कर रहा है, मैं एक छोटा सा घन बना के आप लोगों को बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। देखिए एक घन में बना देता हूँ, ये आप लोगों का घन है। घन में सभी भुजाएं समान होती है, मालूम है ना आप लोगों को, घन में सभी भुजाएं समान होती है। अब ये घन है, इसमें बड़ा सा बड़ा एक गोला, देखिए बड़ा सा बड़ा एक गोला काट कर निकाल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक बड़ा सा बड़ा अगर गोला की बात करें तो एक गोला काट के यहाँ से एक निकाल लिया जाता है, और इस गोले का पूछ रहा है हमसे क्या, तो इस गोले का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए एक बार नोटिस आप लोग करेंगे कि जो घन का जो घन गोला है, तो इस गोला को कोई ना कोई व्यास होगा, यहां से लेके यहां तक व्यास कहलाएगा कि नहीं, तो गोले का जितना व्यास होगा घन की भुजा के बराबर होगा, क्योंकि जितना बड़ा घन है उसमें से उतना बड़ा गोला काट के निकाला जा रहा है। बस आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि जो गोले का व्यास होगा, गोले का व्यास, तो गोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। घन की भुजा, गोले की व्यास बराबर घन की भुजा होगा, ठीक है। तो यहाँ गोले की व्यास की बात करें, गोले के व्यास को हम डी मान लेते हैं, डी बराबर घन की भुजा, ठीक है। तो घन की भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना, तो यहाँ पे डी बराबर कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो गोले का जो व्यास होगा वो भी आप लोगों का 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो डी 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या गोले की क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। जब त्रिज्या मालूम चल गया, बस आप फार्मूला लिख दो गोले के आयतन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को फार्मूला कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन, देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं अन्यथा नहीं कर पाओगे ना। तो गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है 4/3 πr3, याद रखना, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब सिंपल वैल्यू रख लो,
तो हो जाएगा 4/3, ठीक है। पाई पाई का वैल्यू देखिए बोला था उसमें कि पाई के जो वैल्यू लेना है वो 3.14 लेना है। तो पाई के वैल्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 3.14 और गुणे आर क्यूब। आर आपका है 7/2, 7/2 गुणे 7/2। अब इसको सिर्फ आप लोग कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। कटा देते हैं, 2 से कटा दो, 2 बार में, ये 2 से कटा दो, कैंसिल हो गया पूरा। तो और बच जाएगा आप लोगों को यहाँ पे ऊपर तो बच गया 3.14 और गुणे 7 का क्यूब, ठीक है। तो 7 7 49 और कितना हो जाएगा 343 होता है 7 का क्यूब, तो हो जाएगा 343 और बटे में नीचे बच गया आप लोगों को कितना 3 दूनी के 6 बच गया, 3 दूनी के 6 और 2 से कटा सकते हो, 2 3 6, 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो आ जाएगा आप लोगों का 1.57 और गुणे 343 और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे भाग दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका आ रहा 189.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकल रहा तो क्यूब में निकलेगा। जब इन दोनों को गुणा करके 3 का भाग दोगे तो यही आंसर मिलेगा 189.5, ठीक है। देखते हैं दिया कि नहीं, ऑप्शन में देना तो चाहिए। 189.5 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, देखिए ये बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न नंबर 8वां था, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 आप लोगों का फार्मूला है, फार्मूला तो याद होना चाहिए सबको कि एक बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो फार्मूला क्या होता है आप लोगों को, माध्य, माध्यिका, बहुलक के बीच संबंध। कह रहा है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका होता है, कि बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे समांतर माध्य होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका प्लस 2 समांतर माध्य होता है, कि डी बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य होता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा कि माध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच कौन सा फार्मूला बनता है, संबंध को कौन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस, यहाँ माइनस होता है, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, यही फार्मूला चलता है, ठीक है। याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो याद रहेगा आप लोगों को फार्मूला, तब क्वेश्चन भी कर डालोगे। अगला प्रश्न नंबर 10वां देखो, प्रश्न नंबर 10वां क्या है, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब 1 से 50 बोल रहा हूं, 15 दिया है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले 1 से लेकर 15 तक सभी सम संख्याओं को लिखो, इसके बाद उसका समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे। तो 1 से लेकर 15 के बीच क्या क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा सम संख्या, 2 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और फिर 14 आ जाएगा। ये सभी सम संख्या हमने लिख दिया 1 से लेके 15 के बीच। इनका समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर ये होता है जितना भी आपको यह दिए हुए हैं संख्या सबको योग कर दो, तो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और प्लस के 14 और बटे में हो जाएगा कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्या से भाग दे दो, बस हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखते हैं। देखो 12 और 8 मिलकर हो जाएगा आप लोगों का 20 और 20 और 10 मिलकर हो जाएगा 30 और 30 और 10 मिलकर हो जाएगा 40, ठीक है। और 40 और 14 मिलकर हो जाएगा कितना, 54 और 54 2 56 आ गया सिंपल, 56/7 काट दोगे तो 7/56। 8 जो है वो आ जाएगा आप लोगों का समांतर माध्य, सिंपल। देखो 8 दिया है, बिल्कुल देना ही चाहिए, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 8। चलिए तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ हमने बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त कर दिया। अब हम लोग लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आप लोग 2 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या दे दे, या तो सिंपल दे देता है कि करड़ी में 5 सिद्ध कीजिए, करड़ी में 3 सिद्ध कीजिए, करड़ी में 7 सिद्ध कीजिए। तो ये तो सिंपल वाला होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अपरिमेय दे दी, देखिए 2 + करड़ी में 3, 5 + करड़ी में 7, 2 - करड़ी में 3 ऐसे पूछता है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। बहुत सारा प्रश्न में लेकर आए हूं, जाके देख सकते हैं आप, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं और
आसानी से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से मैं पहला प्रश्न लगाता हूं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कैसे आप इसको लगाओगे, बहुत सिंपल मेथड होता है इसका। तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसे दे दे तो आप इसका हमेशा विरोधाभास मानो, अपरिमेय है तो आप इसको परिमेय मानो। तो लिखोगे यहां पे कि माना माना 2 प्लस कड़ी में 3, माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा माना जाता है। ठीक है, वो आपको अपरिमेय दिया ना, आप इसको पहले परिमेय मानो। तो माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। ठीक है, जब आपने 2 प्लस कड़ी में 3 को आपने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको बराबर कर दो। तो लिखोगे कि माना 2 प्लस कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। तो पी बटे क्यू के बराबर कर दो, क्योंकि आपने परिमेय संख्या मान लिया है इसको। और यहाँ पे लिख दो परिमेय संख्या के कुछ गुण चलते हैं, जैसे जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, सबको मालूम है Q 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। और P व Q जो होते हैं वो सअभाज्य हैं। सअभाज्य मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो एक होगा। ठीक है, P और Q का अगर एचसीएफ आप निकालोगे तो वहां पे एक आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होती है। इतना हमने मान लिया। इसके बाद देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि 2 प्लस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 5, तो कोशिश ये करो कि कड़ी को एक साइड रोक लो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो हम क्या करेंगे कि कड़ी को रोक देंगे इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी 3 इधर ही रोक देते हैं, और ये हो जाएगा P बटे के Q। और ये जो 2 है ना, 2 को उधर भेज देंगे, 2 आपको माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं, तो नीचे आप 1 मान लो। इसके बाद एलसीएम ले लो, तो ये तो कड़ी में 3 आपका ऐसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा Q, Q से Q कैंसिल, बच जाएगा ऊपर P माइनस 1 का भाग Q में देंगे तो Q बार जाएगा, Q को गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2Q आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है आप लोगों को, इसको आप कोष्टक में अच्छे तरीके से इस तरफ पैक कर दो और इसका नाम रख दो कि ये आपका समीकरण नंबर पहला है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबको मालूम है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो ऊपर यह P है और नीचे आपका Q है, पूरा तो P ही तो है और नीचे आपका Q है। तो चूंकि हम जानते हैं कि P व Q पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या में जो P और Q होता है वो पूर्णांक होता है। तो वही चीज मैं लिखा हूं यहाँ पे कि P व Q पूर्णांक है। हम चूंकि जानते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक है, इसलिए इसलिए P माइनस 2Q भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे इसलिए P माइनस 2Q भी पूर्णांक होगा, 2Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, इसको भी हमने पूर्णांक मान लिया। तो देखिए P व Q पूर्णांक है, P माइनस 2Q भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो मैं परिमेय संख्या बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो लिखेंगे इसलिए P माइनस 2Q बटे में यहां पे हो जाएगा Q, एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर आगे लिखोगे आप कि परंतु समीकरण 1 से, लिखोगे यहां पे कि परंतु समीकरण 1 से, देखिए बहुत छोटा है, ज्यादा भारी नहीं है। परंतु समीकरण 1 से आप यह देख पा रहे हो कि अभी हमने आगे पहले ही सिद्ध कर लिया है कि कड़ी में 3 किसको बोलते हैं, अपरिमेय को बोलते हैं। आगे हम जानते हैं कि कड़ी में 3 अपरिमेय है, और अपरिमेय के बराबर आपको P माइनस Q बटे Q दिया था, ये भी आप लोगों का क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो लिखोगे परंतु समीकरण 1 से कड़ी में 3 बराबर P माइनस के 2Q और बटे के Q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या लिखोगे अगली लाइन, अतः, लिखोगे यहां पे, अतः हमारे पूर्व कथन, अतः हमारे पूर्व कथन, अतः हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। देखिए इस सवाल को लगाने का मेथड यही है। ठीक है, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं सेम इसी प्रकार ही आपको लगाना है। विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब उल्टा है। हमने इसको परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपरिमेय। तो हमारे पूर्व पहले कथन का विरोधाभासी तो है, उल्टा तो है। ठीक है, अतः फिर नीचे लिखोगे, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना, ऐसे लिखो, अतः हमारी पूर्व कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना गलत मतलब पहले हम इसको परिमेय माने थे, लेकिन अब इसको अपरिमेय मानना है, मतलब हमारी पूर्व पहले वाली जो कल्पना थी परिमेय वाली वो गलत हो गई। ठीक है, अतः अब आपका आंसर आ गया, बस लास्ट में आप लिख दोगे, अतः 2 + 3, अतः 2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल, देखिए कितना आसानी से हल हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका लगाने का तरीका यही है, बस इसका तरीका जान लीजिए और अंक चेंज कर देगा। तो बस आप ये कोशिश कीजिए कि कड़ी वाले संख्या को एक साइड रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। बाकी रूल यही होता है। ठीक है, सिंपल वे में आप लोगों को बताया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तो पहला प्रश्न था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है यह प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे आप लगाओगे वो देखिए। तो यहाँ पे हमको बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो संख्या को हम मान लेंगे। तो ये दूसरा का हल मान रहे हैं, तो माना लिखेंगे कि माना पहली संख्या, अब दो संख्या दिया है तब मानना ही पड़ेगा ना, हमको मालूम नहीं है तो लिखेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। देखिए आराम से पढ़िए, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, सिंपल हमने मान लिया। बोला है उसमें कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब आगे बोला है यहाँ पे कि जो एक संख्या है, एक संख्या जो है वह 3 गुनी है दूसरी संख्या की। तो जैसे बोला हमसे वैसे ही डायग्राम बना रहे हैं। हमको बोला है कि एक संख्या जो है वह 3 गुनी है दूसरी संख्या की। एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या को x बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या को हमने y माना है। तो यहां से एक समीकरण तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो गया, x बराबर के 3y। ठीक है, ये आप लोग समीकरण पहला मान लो इसे, ये हो गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। इसके बाद क्या करोगे, अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बिल्कुल आ गया, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात करना है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि एक चीज शुरू में ही बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब कि अगर पहली संख्या x है, इसमें से दूसरी संख्या y घटा दूं तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 26। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये अब तो कथन में ही दिया था, तो इसे आप समीकरण दूसरा मान लो, समीकरण दूसरा मान लो। अब कितना इजी वे से लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समीकरण पहला का मान समीकरण दूसरा में रख दो, तो यहाँ पे लिखोगे इस समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पे तो रख दो, x बराबर 3y है, तो देखो पहले x आ गया यहाँ, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे 3y
और माइनस के यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 3y में से 1y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y। 2y बराबर बच जाएगा यहाँ पे 26। यहां से हम y निकाल सकते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 26। दो भाग गुणा में इधर आएगा तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। आप कटा दो इसको, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। अब क्या करोगे, y बराबर यहाँ पे आपको 13 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में कर देते हैं ताकि एग्जामिनर समझ जाए। y बराबर 13। अब y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, पहला में रख दो तुरंत निकल जाएगा, दूसरा में रख दोगे तभी आ जाएगा। तो हम पहला में रख देते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 13 का मान, y बराबर 13 का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर। और समीकरण पहला है क्या, समीकरण पहला है आपका x बराबर के 3y है। तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दो, तो x बराबर हो जाएगा 3 और प्लस y का वैल्यू कितना है, 13। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x बराबर 13 3 39। तो दूसरी संख्या भी हमको प्राप्त हो गई, कितना है, x बराबर 39। ठीक है, अब हमको दोनों संख्या पूछा था कि दोनों संख्या क्या होगा, तो नीचे खूब आराम से आप लिख दीजिएगा कि पहली संख्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या को हमने x माना था, तो पहली संख्या x बराबर कितना गया, 39 आ गया। और दूसरी संख्या भी हमसे पूछा था, तो लिखेंगे दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, y माना था। दूसरी संख्या को y माना था, तो y का वैल्यू भी आया है हमारे पास 13। देखिए एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है कि नहीं, तो देखिए x वाली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। बिल्कुल हमारा आंसर जो है, बिल्कुल हम लोगों का आंसर सही आया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर पाओगे। आई होप क्लियर हो गया होगा दूसरा प्रश्न भी। ठीक है, हमने बहुत आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको हर एक वर्ड समझ में आए। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी मार्क लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, मैं आसानी से इस प्रश्न को भी आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा दो संख्याओं से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होगा, एक दाई का अंक होगा। हमको मालूम है नहीं तो मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक। तो दहाई के अंक को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, और इकाई का अंक तथा, यहाँ पे लिखेंगे कि तथा इकाई का अंक। अब इकाई का अंक भी मालूम नहीं तो उसको भी मानना पड़ेगा। तथा इकाई का जो अंक होगा उसको हम y मान लेते हैं, सिंपल। इकाई का अंक y है। ठीक है, अब इन दो अंकों से हम लोग संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः दो अंकों की संख्या, अतः दो अंकों की संख्या। तो देखिए दो अंकों की संख्या कैसे बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जब भी आपको इकाई का अंक मालूम हो और दहाई का अंक मालूम हो और उससे आपको संख्या बनाना है, तो दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा होता है। तो दाई हमारे पास क्या है यहाँ पे यक्स, तो यक्स में आप लोगों का 10 का गुणा होगा और प्लस इकाई आपके पास है वाई, और वाई में हमेशा 1 का गुणा होता है। ठीक है, इसके बाद जोड़ कर गुणा करके जोड़ देते हैं, संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे 10 गुणा एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 एक्स, और प्लस वाई गुणा एक्स में करोगे तो वाई, ये आपको संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुस्तक में कर देता हूँ। ये आप लोगों का संख्या प्राप्त हो गया, दो अंकों की यह संख्या है। दो अंक हमने माना था, दाई का अंक x और इकाई का अंक y, और उससे बनने वाली संख्या आपका यह है 10 x प्लस वाई। क्योंकि दाई में 10 को गुणा करते हैं, इकाई में 1 को गुणा करके जोड़ देते हैं, वही आपकी संख्या बन जाती है। इतना तो सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया। फिर बोला है कि अंकों के जो अंक है बदलने पर, अंक बदल दिए जाएंगे तो संख्या क्या बनेगा। तो लिखेंगे अंक बदलने पर, अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या,
तो देखिए अगर अंक बदल देंगे तो संख्या क्या होगा, तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। तो अंक बदलने का मतलब कि दहाई को अब हम y मानेंगे, इकाई को हम x मानेंगे। तो अब हम 10 का गुणा किस में करेंगे, x में कर देंगे, ठीक है, अरे y में, क्योंकि अंक बदल दिया गया ना। तो अब 10 का गुणा किस में कर देंगे, y में कर देंगे, और प्लस 1 का गुणा हम लोग x में कर देंगे, क्योंकि अंक को हमने पलट दिए हैं, अंक को हम पलट दिए हैं। तो उससे संख्या बन जाएगा आपका 10y और प्लस के बन जाएगा x। तो ये देखिए अंकों को पलटने पर यह संख्या प्राप्त हो गई, ये वाली संख्या जो प्राप्त हुई है वो अंकों को पलटने पर बनी है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नानुसार, अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार इसको करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है। तो प्रश्न यहाँ पे बोला था, एक बार मैं और ध्यान से पढ़ता हूं कि दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी किसी संख्या का अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग 9 है, मतलब अंक हमने माना है x और y, इसका योग जो है वो 9 है। तो एक समीकरण तो यहीं से बन गया आपका कि अंकों का योग मतलब x प्लस y अगर जोड़ेंगे तो वो 9 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर तो पहला प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या को अगर अंकों को उलट दिया जाए तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या जो है वह मूल संख्या यह से 27 अधिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या आपके पास है 10y और प्लस x, और मूल संख्या आपके पास है 10x प्लस y, इससे 27 अधिक है तो इसमें 27 जोड़ देंगे, इसके बाद बराबर कर देंगे। यही तो बोला है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, सिंपल हमने 27 अधिक कर दिया उसमें। अब यहां से हल कर देते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा x और प्लस 10x इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 10x, प्लस के इधर आपका 10y बचा ही है, या प्लस y इधर आएगा तो माइनस के y हो जाएगा, और बराबर में इधर सिर्फ बच जाएगा आप लोगों का 27, क्या बच जाएगा 27। अब यहां से अगर मैं माइनस करूं तो हो जाएगा माइनस के 9x, और प्लस के यहां से अगर माइनस करूं तो हो जाएगा 9y, और बराबर के हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। अगर यहां से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या है यहाँ पे माइनस के x और प्लस के y, बराबर इधर बच जाएगा आप लोगों का 27, ठीक है। तो 9 से कटा दीजिए तो 9 3 27, 3 बार में कट गया तो बच जाएगा माइनस के x और प्लस के y, बराबर यहाँ पे बच गया 3, और इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दोगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे समीकरण पहला देखो और समीकरण दूसरा देखो, समीकरण पहला और समीकरण 2 को जोड़ने पर काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे माइनस x है, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 हमारे पास है माइनस के x और प्लस वाई बराबर 3 है। जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या हो जाएगा कि प्लस के x और माइनस के x कैंसिल हो जाएगा, और y y मिलकर हो जाएगा यहाँ पे 2y बराबर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल y बराबर क्या हो जाएगा 12/2। अगर यहाँ से कटा देता हूं तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए y बराबर 6 आ गया, इसको हम लोग अच्छे से कोष्टक में घेर देंगे क्योंकि y का वैल्यू मालूम हो गया। अब इस y का मान किसी भी आप समीकरण में रख दो, आपको आंसर मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में ही रख दो, तुरंत आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखोगे तभी आ जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं भैया। 1 क्या हमारे पास है, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9 था, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह हम पे रखेंगे 6 बराबर हो जाएगा या 9,
तो हो जाएगा x बराबर के 9, अब प्लस के 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो हो जाएगा आपका x बराबर 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो x का वैल्यू भी आ गया, अब लोगों के पास 3 आ गया। तो देखो x बराबर 3 आ गया, y बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या जो हमें प्राप्त है, जो हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या। ठीक है, और अभीष्ट संख्या हमने क्या माना था, 10x प्लस वाई, मूल संख्या तो यही था ना, तो यहाँ पे रख लेंगे, तो हो जाएगा 10 गुणे x का वैल्यू कितना आया है 3, और प्लस वाई का वैल्यू 6, तो 10 30 और 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, अतः वह संख्या जो होगा मूल संख्या हो जाएगा 36। ठीक है, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में, एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको हटाते हैं, इस प्रश्न को जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि हमने बहुत सरल शब्दों में अच्छे तरीके से समझाया है कि ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, कि पेपर में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है इस बार। इस बार तो हम लोग एकदम 95 एकदम ला के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमसे भिन्न पूछा है, अब भिन्न हमको मालूम है नहीं, ठीक है, वही भिन्न हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसका भी सलूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हल कर रहा हूं। तो हमको भिन्न पूछा है, भिन्न मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कि माना भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, जिसे हम x/y के रूप में लिखते हैं बस। तो माना भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न को हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। माना भिन्न x/y है, जहां, यहाँ पे एक चीज लिख देना आप लोग, कि अंश जहां अंश बराबर x और तथा हर बराबर y है, तथा हर बराबर y है। बस सिंपल। माना भिन्न x/y है जहां अंश x है और हर y है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार आप प्रश्न को पढ़ते जाओ और यहाँ पे समीकरण बनाते जाओ, तुरंत आप लोगों का यह हल हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न पढ़ो। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हमारे पास भिन्न तो x/y है, x/y। अब इस x/y में अंश कौन है भैया, तो अंश हमारे पास x है, और x में से कह रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, तो x में से हम लोग 1 घटा देते हैं। तो 1 घटाएंगे तो यह भिन्न जो है वह 1/3 हो जाती है। यह भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब अंश में से 1 घटाते हैं, तो वही बोला है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि और यह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब भिन्न आपका वही रहेगा, x/y ही रहेगा, लेकिन इस बार हर में, हर मतलब y, हर में 8 जोड़ेगा, और हर में 8 जोड़ने पर वह भिन्न हो जाती है 1/4। तो इसके बराबर कर देंगे, 1/4 हो जाती है। बस, अब दो समीकरण यहां से मिल जाएगा, सिंपल हल कर लो। तो यहाँ पे करोगे तो 3 को गुणा x में करोगे तो ये हो जाएगा 3x, और -3 को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 3, बराबर y को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा y। तो यहां से हो जाएगा आपका 3x, प्लस के y इधर आएगा तो माइनस के y, बराबर -3 उधर जाएगा तो प्लस के 3। अब यहाँ पे देखो, इस समीकरण नंबर पहला मिल गया तुरंत आप लोगों को। ठीक है, इसी के बाद इसको हल कर दो। 4 को गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 4x, बराबर 1 को गुणा y + 8 में करोगे तो भैया y + 8 ही आने वाला है इसमें। तो यहां से हो जाएगा आप लोगों का 4x, प्लस y इधर आएगा तो माइनस के y, और बराबर के यहाँ बच जाएगा 8। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लो, सिंपल। अब यहां से आराम से हल कर लो। यह आपका -y है, यह भी आपका -y है। जब दोनों चिन्ह समान हो हमेशा घटाते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटा देंगे। समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x - y बराबर के 3 है। समीकरण 2 क्या हमारे पास 4x माइनस के y बराबर के 8 है। यहां से घटा देंगे। देखिए बस अंतर ये होता है कि घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है। ये जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका चिन्ह चेंज, जैसे प्लस है
तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, यह प्लस है तो माइनस में। एक चीज नोटिस करो, तो यह माइनस वाई से यह प्लस वाई कैंसिल, क्योंकि अब जो नया चिन्ह बनता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये माइनस वाई और यह प्लस वाई कैंसिल। चलिए ये देखिए, प्लस के 3x और माइनस के 4x, तो प्लस के 3x माइनस के 4x बचेगा आपका माइनस के x बराबर। इसी तरह यहाँ पे प्लस के 3 माइनस के 8 बचेगा माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया आपका 5। तो एक वैल्यू तो यहां ही मिल गया, x बराबर 5 मिल गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो 2 में रख दो या तो 1 में रख दो। तो चलिए रख देते हैं 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं भैया। समीकरण 1 क्या हमारे पास, 3x माइनस 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 y बराबर के 3, ये आप लोगों का है। तो हो जाएगा 3 गुणे x, x के जहां रखेंगे 5 माइनस y बराबर के 3। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस y बराबर के 3। तो हो जाएगा 15 और प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस के 3 बराबर माइनस y उधर जाएगा तो प्लस के y। तो 15 में से 3 जाएगा भैया तो 12 बराबर y। तो इसको सही से लिखोगे तो हो जाएगा y बराबर के 12। तो x बराबर के 5 और y बराबर के आ गया आपका 12। हमसे पूछा कि वो भिन्न बताइए, हमसे भिन्न ही तो पूछा है। तो यहाँ पे जो भिन्न लास्ट में आएगा, भिन्न को हमने x बटा y माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 12, मतलब अतः वह भिन्न कितना है, तो 5/12 है। ये हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूं, पांचवा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह प्रश्न कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2022 का, 2020 का, 2000 किसी का भी उठा के देख लीजिए, लास्ट में आपको यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। प्रश्न फिक्स होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विश्वास मेरे पे नहीं हो रहा तो आप कोई सा भी पेपर उठाकर लास्ट में 6 नंबर वाले प्रश्न जाकर देख लेना, यहां से प्रश्न बनना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए बोला है कि रैखिक समीकरण जो युग्म है, मतलब युग्म में बदलकर इसको हल करना है आपको। यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक आपको 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया है। अब इसको हल करना है, तो इसका भी तरीका बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग समीकरण उतार देते हैं। जैसे पहला दिया है 1/2x, ये हम लोग पांचवा प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, यहां मैं पांचवा लिख देता हूं। तो 1/2x और प्लस 1/3y बराबर 2, ये आप लोगों का तो पहला समीकरण दिया है। दूसरा इस साइड लिख देते हैं 1/3x और प्लस 1/2y बराबर, ये हो जाएगा 13/6। अब मैं इसको हटा देता हूं, इस प्रश्न को हटा देता हूं, बस यहाँ पे इसको हल करते हैं। ठीक है, अब दो समीकरण मिल गया, अब इसको हल करना है हमें। कैसे हल करेंगे देखिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। आपको दिया है 1/2x, तो 1/2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 और गुणे 1/x, एक एक की बटे में लिख सकता हूं 1/2 गुणे 1/x। गुणा करोगे तो आपका यही बनने वाला है। देखिए, एक का गुणा एक में करोगे तो 1, 2 को गुणा x में करोगे तो 2x, वो यही बनेगा। बिल्कुल सही, इतना कर सकते हो। इसी तरह 1/3y है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये तो 1/3 और गुणे 1/y लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, आराम से लिख सकता हूं। इसी तरह इसको भी लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 और गुणे में हो जाएगा 1/x। सबको एक एक बटे लिख देना है क्योंकि ऊपर एक ही है, प्लस 1/2y, 1/2y को हम लोग, अब देखिए यहाँ पे बराबर में 2 है तो यहाँ पे बराबर में 2, इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 और गुणे हो जाएगा 1/y और बराबर 13/, कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग लिख ही दोगे। अब करना क्या है
कि देखिए यहाँ पे 1/x आ रहा है और यहाँ पे भी 1/x आ रहा है, यहाँ पे 1/y आ रहा है और यहाँ पे भी 1/y है। इसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना 1/x को हम मान लेते हैं a, ये हो गया समीकरण नंबर पहला। तथा तथा 1 जो y आ रहा है, तो 1/y को हम मान लेते हैं b, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 का मान उसमें रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 1/x, 1/x को हमने क्या माना है a, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा a, प्लस 1/3 गुणे y, देखो 1/y को हमने b माना है, तो इसलिए यहाँ पे b लिखेंगे। अब बराबर के हो जाएगा 2, इसी तरह उसमें भी रख दो, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/x का वैल्यू हमने a माना है, तो ये हो जाएगा a, प्लस 1/2 और 1/y का वैल्यू हमने क्या माना है b, तो यहाँ पे हो जाएगा b, बराबर हो जाएगा 13/6। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का a/2 और प्लस ये हो जाएगा b का गुणा 1 में करोगे तो b/3 बराबर के 2। इसे हल करोगे तो हो जाएगा a/3 b/2 बराबर 13/6। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 का भाग दोगे 6 में तो 2 तिहाई 6, अब 3 को गुणा में करोगे तो हो जाएगा 3a, बीच में प्लस उतार दो, 3 दूनी के 6, 2 को गुणा b में करोगे तो हो जाएगा 2b और बराबर के हो जाएगा 2। इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आता है, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 को गुणा a में करोगे तो हो जाएगा 2a, प्लस 2 तिहाई 6, 3 को गुणा b में करोगे तो हो जाएगा 3b, बराबर हो जाएगा 13/6। ठीक है। अब देखो क्या करोगे, तो हो जाएगा 3a प्लस के 2b, यह भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में तो 6 दूनी के 12, तो आ गया आपका 12। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर मान लो तीसरा। ठीक है, दूसरा तो मान लिए थे, दूसरे के बाद तीसरा ही तो आएगा। इसे करोगे तो देखो ये तो डायरेक्ट 6 से 6 कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में है, बच जाएगा आपका 2a प्लस के 3b बराबर के 13, और इसे मान लो समीकरण नंबर आप चौथा, ये हो गया समीकरण नंबर चौथा। ठीक है, अब करना क्या है कि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को लगाने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब आपकी मर्जी कौन सा विधि लगाते हो, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से मतलब ये होता है कि इससे कोई एक वैल्यू निकाल कर इसमें पुट अप कर दो बस। तो चलिए इससे कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा यहाँ पे, तो समीकरण 3 से हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a किधर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा बराबर 12 और प्लस के 2 भी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2b। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस के 2b, और 3 गुणा में तो 3 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 5वां, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 5वां। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। ठीक है, तो ये लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 5 का मान, देखिए ये आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख देते हैं तो हो जाएगा आपका 2 गुणे ए आ गया ना, तो एक जगह पर पूरा रखेंगे तो हो जाएगा आपका 12 माइनस के 2b और बटे में 3 और प्लस के हो जाएगा 3b और बराबर में हो जाएगा यह 13। अब इसे हल करेंगे तो कैसे हल होगा इसे देखो, तो आगे करेंगे इसको हल, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 12 दूनी के 24 और माइनस 2 दूनी के 4b और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और ये प्लस के 3b और बराबर के यहाँ पे 13। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो नीचे एक मान लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर तो आपका सेम बच जाएगा 24 माइनस के 4b और प्लस एक का भाग 3 में देखो तो 3 और 3 को गुणा 3b में करोगे तो 3 तिहाई। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और माइनस के 4b और प्लस के 9b, हो जाएगा आपका प्लस के 5b, घट जाएगा ना। और बराबर ये 3 भाग में गुणा कर दोगे तो 13 यहाँ 39 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 5b को इधर रख देता हूं तो ये हो जाएगा 39 और प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस के 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b बराबर 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर b का वैल्यू निकालो तो b बराबर क्या आ जाएगा, 15 बटे के 5, कैंसिल कर दो तो b बराबर आ जाएगा 5 तिहाई 15। तो देखो b बराबर आ गया यहाँ पे 3। अब b बराबर 3 का मान समीकरण 5 में रख दो ताकि a का वैल्यू निकल जाए। इस b का वैल्यू है जो, वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, b का वैल्यू जो आ गया वो समीकरण 5 में रखो ताकि a का वैल्यू निकल जाए। अब उसके नीचे यहाँ पे लिखोगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 5 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 5 क्या है, a बराबर 12 माइनस 2 गुणे b आ गया ना, तो b की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3, क्योंकि b का वैल्यू 3 आया है और बटे में आपका 3 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 3 दूनी के 6 और बटे में 3। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 12 में से 6 का तो 6 और बटे में 3 काट दो तो a बराबर हो जाएगा 3 दूनी के 6, तो a बराबर 2 आ गया। तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया। अब लास्ट में एक काम करना बच गया है कि अब इस a और b का जो मान आया है उसको उठाकर हम लोग रख देंगे यहाँ पे समीकरण पहला और समीकरण दूसरा में। तो अब एक नया पेज लेता हूं, यहाँ पे लिखूंगा कि a तथा b का मान, जो लास्ट में a तथा b आया है तो वही लिखेंगे a तथा b का मान, क्योंकि हमें वैल्यू तो एक्स वाई की चाहिए ना। तो a तथा b का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पर, तथा समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलो रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 बटे के x बराबर a। तो a का वैल्यू कितना आया है थोड़ा देख लिया जाए, a का वैल्यू 2 आया है, a का वैल्यू 2 आया है तो a की जगह 2 रख देंगे। इधर हो जाएगा आपका 1 बटे के y बराबर b, और b का वैल्यू शायद 3 आया था तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो आप 1 मान लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का x का गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 1। और यहाँ से x का वैल्यू निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे के 2। इसी तरह y को गुणा 3 में करोगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 1 बटे के 3। और हमसे एक्स वाई का वैल्यू ही पूछा है तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कि x बराबर 1 बटे 2 और y बराबर 1 बटे के 3, और यह होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ। यह आपको तो एग्जाम, देखिए ये प्रश्न भी हो गया, 5वां प्रश्न भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 त्रिकोणमिति से लिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 और 7 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही, हर साल एग्जाम में प्रश्न दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों में आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रश्न नंबर 6 यह है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1 बटे 2 और कॉस ए माइनस ए प्लस बी बराबर 1 बटे 2, और कह रहा है कि जो a प्लस बी का वैल्यू आएगा वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए, या तो 90 अंश भी आ जाए तो चल जाएगा, कामयाब बराबर लगा है। और कह रहा है कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए और a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लगाओगे इसका भी मेथड बहुत सिंपल है। तो इसको मैं हटाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं कि यह मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में 2 चीज दिया था उसको पहले मैं नोट करूंगा। दिया था यहाँ पे कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर हमको दिया है 1 बटे के 2, और एक आपको इधर कॉस में दिया है कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1 बटे भी 2 दिया है। ठीक है,
और निकालना है हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल मेथड इसका। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो चीज लिखा होगा जैसे साइन, तो साइन के ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि साइन कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का वैल्यू ही 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि साइन से यह साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बच गया यहाँ पे ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी तरह यहां पे पहुंचो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस में, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि कॉस कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों का कॉस 30 अंश का, कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2 नहीं, कॉस 60 अंश का होता है। यहाँ पे कॉस 60 अंश लिखिए, क्योंकि कॉस 60 अंश का वैल्यू ही 1/2 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश, और इसे ही आप समीकरण नंबर क्या मान लोगे, दूसरा मान लोगे। अब यह माइनस बी प्लस बी, चिन्ह दोनों अलग अलग जोड़ने पे काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर के 30 अंश, और ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर के 60 अंश। जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, a मिलके हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90। तो यहां से एक वैल्यू निकल जाएगा आराम से, a बराबर आ जाएगा आपका 90/2 और कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। तो a बराबर था कि आप लोगों का 45, यहाँ पे मार्क कर देता हूं। अब a का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो हम a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर के 60 अंश, इसी में रख दो। तो a की जगह हम रख देंगे 45 अंश, और प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। यहां से b का वैल्यू निकाल देंगे, बिल्कुल b बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस के 45, b बराबर के 15 अंश। तो a बराबर के 45 अंश और b बराबर के 15 अंश आ गया। और देखिए क्वेश्चन में हमको यही बोला था, और उसमें जो जो चीज बोला था सब यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। कैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैं ऊपर कर दूं, थोड़ा दिखने लगे। ए और बी का वैल्यू मालूम आ गया। देखिए हमको बोला क्या था यहाँ पे, ए प्लस बी का वैल्यू याद कीजिए, जो कि 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दें, तो ए बराबर 45 और बी बराबर 15, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश। तो देखिए 60 अंश आया है, तो 0 से बड़ा भी है 90 से छोटा भी है, और कह रहा था कि ए जो है बी से बड़ा है, तो देख लीजिए ए जो है बी से बड़ा ही है, क्योंकि ए आपका 45 अंश है और बी आपका 15 अंश है। मतलब जो भी चीज हमको दिया है सब यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए यह प्रश्न नंबर में बताया हूँ 7वां, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रश्न आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, इसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कभी कभी यहाँ पे 3a दे देगा, कभी कभी यहाँ पे 4a दे देता है, कभी कभी आपको 2a दे देगा। अगर 4a करेगा तो यहाँ पे भी 4a कर देगा, 2a करेगा तो यहाँ पे भी 2a कर देगा। ठीक है, तो हालांकि एक अगर आपको मालूम चल जाता है तो इसी बेस पे सब क्वेश्चन कर डालोगे आप। तो चलो देखते हैं इसको, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पे लगा देते हैं। क्या दिया था यहाँ पे, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, इसी को उतार देंगे। दिया है हमें कि साइन 3a और बराबर कॉस a माइनस के 26 अंश, और बोला है कि जहां 3a जो है एक न्यून कोण है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, बहुत सिंपल इसका तरीका होता है हल करने का। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये आपका साइन 3 है, एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस के थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस 90 को थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा, ये तो जानते ही आप लोग।
तो साइन थीटा को मैं लिख दूंगा cos 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का साइन 3a है, ठीक है। तो साइन 3a को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos 90 माइनस के 3a, बिल्कुल लिख दूंगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 3a बराबर साइन 3, बिल्कुल सही है। तो cos 90 माइनस 3a लिख दूंगा मैं, और इधर आपका हो जाएगा cos a माइनस के 26 अंश, ठीक है। यहां से cos कैंसिल, अब बच जाएगा आप लोगों का 90 माइनस के 3a बराबर a माइनस के 26 अंश। तो यहां से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा कि 90 माइनस 26 अंश इधर आएगा तो प्लस के 26 अंश बराबर इधर a, और माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस के 3a। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 और 9 2 11 116 अंश बराबर 3 और a 4a। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा 116 बटे के 4 कटा दो, तो a बराबर आ जाएगा 4 दूनी के 8 और 36, 4 9 36। तो a बराबर कितना आ गया 29 अंश, और यही a का वैल्यू पूछा था, तो देखो आ गया। तो इतना आसान होता है इसको लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और ये आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां क्या बोला है यहाँ पे कि क्या बिंदु 3, 2 और -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु दिया, इन तीनों बिंदुओं से पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज बनाएंगे, अगर त्रिभुज बनाएंगे तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ये बताइए। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का है, समय लगेगा लेकिन अन्यथा समझ में आ जाएगा पूरा, एग्जाम में आते हैं प्रश्न, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो ए का निर्देशांक आपको जैसा कि देख पा रहे हो कि दिया हुआ है कितना, इसको ए मान लो जो कि है 3, 2, और एक को बी मान लो, बी मान लेंगे तो हो जाएगा आपका -2, -3। इसको अगर सी मान लेते हैं तो हो जाएगा आप लोगों का 2, 3, ठीक है। इसके बाद करने क्या है हम लोगों को, अब मैं पेन सेल करता हूं इसको। 3 बिंदु हमने मान लिया, जैसा कि आपने देखा एक को हमने ए मान लिया जो कि दिया है कितना 3, 2, और एक को मान लेते हैं यहाँ पे बी, और जो बी दिया है हमें -2, -3, और एक को हम लोग सी मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं सी है 2, 3, ठीक है। तो सिंपल करेंगे क्या, ये तो हो जाएगा आप लोगों का x1 y1, ठीक है, ये वाला कॉलम हो जाएगा आप लोगों का x2, y2, और एक कॉलम हो जाएगा आप लोगों का x3, y3 हो जाएगा, ठीक है। नाम भी हमने रख दिया यहाँ पे। अब सिंपल हम लोग करेंगे क्या, इसको लगाएंगे। अब फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अगर इसको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज कब बनता है कि त्रिभुज का पहले तीनों भुजा निकालेंगे कि ये भुजा कितने मीटर का है, ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी क्या है, ठीक है। तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालेंगे, किसकी, ए बी की। तो यहाँ ए बी की जरूरत पड़ेगी हमें दूरी निकालने की। इसके बाद हम लोग बी सी की दूरी निकालेंगे, तो बी सी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ए सी की दूरी निकालेंगे, ए सी की दूरी। अब तीनों तब दूरी निकल जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप ए बी की दूरी निकालो, ए बी। तो ए बी की दूरी अगर निकालना है आप लोगों को तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि सूत्र होता है यहाँ पे, अभी हमने हाल ही में बताया था अभी आप लोगों को कि x1 माइनस x2 का क्या होता है होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए x1 हम ए बी की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी, ए बी की, ए और बी की। तो ए बी में देखिए x1 क्या है 3, तो हो जाएगा 3, माइनस x2 क्या है, तो x2 यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो हो जाएगा +2, ठीक है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस x2 कितना है, तो x2 आप लोगों का क्या है, x2 तो हो गया ना आप लोगों का, ये वाला पोर्शन हो गया x1 माइनस x2। x1 की जगह हमने 3 रखा और x2 की जगह हमने -2 रखा, तो यह ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर हो गया। बीच में आप लगाओगे प्लस y1 कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस y2 कितना है यहाँ पे -3, तो -3 यहाँ पे आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 के स्क्वायर करोगे तो 25, प्लस 3 2 5, 5 के स्क्वायर करोगे तो 25,
जब इसे लगाओगे तो करड़ी में आ जाएगा आप लोगों का 50। ठीक है, करड़ी में क्या आ जाएगा 50, यहाँ वैल्यू आ जाएगा लगभग। अगर करड़ी में 50 की बात करें तो लगभग 50 का वैल्यू आता है आप लोगों का 7.07 आता है। ठीक है, लगभग की बात करें तो ये तो अभी हमारा निकला ए बी। अभी तो हम लोग निकाले क्या है ए बी, अभी तो हम लोग को बी सी निकालना है। ठीक है, तो अब ए बी निकल गया हमारा, यहाँ मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे अब बी सी निकालने जा रहा हूँ। ए बी का काम हो गया, ठीक है, अब बी सी निकालो तो यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर, तो बी सी बराबर भी फार्मूला वही आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है, फार्मूला तो आप लोगों का वही लगेगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो वही रहने वाला है आप लोगों का। तो हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आप लोगों का x1। तो अब BC की बात हो रही है, BC में बस देखिए, BC में x1 क्या माइनस के 2 माइनस y2 कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y1 कितना है, y1 आपका माइनस के 3 और माइनस y2 कितना है यहाँ पे 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको तो सिंपल आएगा आप लोगों का माइनस 2 माइनस के 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस के 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इससे अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आप लोगों का -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 और -6 का स्क्वायर प्लस के 36। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि 36 और 16 कितना हुआ था 6 12 3 1 4 1 5 52 आ जाएगा। अब 52 का लगभग अगर वैल्यू हम बात करें कि लगभग करड़ी में 52 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 7.21 होता है। ठीक है, यह 52 का। इसी तरह देखिए ए बी भी हमने निकाल दिया, बी सी भी निकाल दिया, अब बारी आ गई ए सी की। अब ए सी भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ सिंपल निकालते हैं ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बिंदु रख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। यह ए है और ए सी, ए का वैल्यू दिया था यहाँ पे 3, 2 और सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, 3 सामने रहेगा तो दिखेगा ना यहाँ पे। अब चलिए, तो यहाँ पे वही फार्मूला फिर लगेगा यहाँ पे आप लोगों का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपल लगा दो तो हो जाएगा आप लोगों का x1 माइनस x2, x1 कितना है यहाँ पे 3 और माइनस x2 यहाँ पे क्या है 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 कितना है यहाँ पे 2 और माइनस y2 क्या है 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो करड़ी में आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 में से -3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस माइनस का 1 होल स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, करड़ी में 2। और सबको मालूम है करड़ी में 2 का जो वैल्यू आता है वो अगर लगभग बात करें तो 1.41 आता है। तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू आ गया, ए बी का भी वैल्यू आ गया और ए बी के बाद यहाँ पे बी सी का भी वैल्यू आ गया और ए सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, कितना आया था, तो इसका आया था आप लोगों का करड़ी में 50 और इसका आया था आप लोगों का करड़ी में 52 और इसका आ गया करड़ी में 2। ठीक है, अब वैल्यू भी लगभग हमने लिखा था, करड़ी में 50 का आया था 7.07 और इसका लगभग वैल्यू आया था आप लोगों का 7.21 और इसका भी लगभग वैल्यू कितना आया है 1.41। तीनों भुजा मालूम चल गया। अब तीनों भुजा को देख के हमें बताना है कि कौन सा ये त्रिभुज बनेगा। तो जैसा कि सबको यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ बन रहा है आप लोगों का ए बी का होल स्क्वायर और प्लस ए सी का होल स्क्वायर बराबर आपका बनना है बी सी का होल स्क्वायर। देखो जब ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए बी मतलब करड़ी में 50, इसका अगर होल स्क्वायर करूं, ए सी मतलब करड़ी में 52, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं, इधर आप लोगों को बचेगा ए सी का वैल्यू कितना है 2, सॉरी करड़ी में 2 का होल स्क्वायर अब बराबर बी सी का करड़ी में 52 का होल स्क्वायर। अगर मैं करूं तो देखने को आपको क्या मिलेगा कि करड़ी में 50 का होल स्क्वायर करने पे सिर्फ 50, करड़ी में 2 का स्क्वायर करने पे सिर्फ 2 और बराबर करड़ी में 52 का स्क्वायर करने पे सिर्फ 52। तो 50 2 52 इधर भी आ रहा है, 50 2 52 इधर भी आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम कर दिया और जिसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर काम कर दिया तो समझिए कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यह है दीर्घोत्तरीय का प्रश्न, इस प्रकार इसको लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह इस क्वेश्चन को लगाते हैं और यहाँ पे आप लोगों तब जाके आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 8वां है
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विगुत्रीय प्रश्न, हर साल एग्जाम में आता है यह प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो -1, 6 है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछ रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये चीज है कि जैसे एक रेखाखंड है, ये आपका मान लेते हैं ए है और ये आपका क्या है, बी है। ए का निर्देशांक आपको दिया है यहाँ पे -3, 10 और बी का जो निर्देशांक है वो आपका 6, -8 है। कह रहा है इस रेखाखंड को एक बिंदु जो है, मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पे सी मान लेता हूँ, और ये बिंदु सी का निर्देशांक दिया है -1, 6 और ये बिंदु सी जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो जब भी अनुपात पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं तो हमेशा आपको केस अनुपात 1 के रूप में मान लेना है। m1 m2 भी मान सकते हो, लेकिन के अनुपात 1 मानोगे तो और इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा के अनुपात 1 मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वही पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, निकालेंगे किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र, अगर विभाजन सूत्र आपको मालूम है तो अनुपात आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र x, y बराबर होता है, दोनों का अलग अलग निकलता है। जैसे मैं x निकालूं, x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 और बटे में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, यह x निर्देशांक के लिए होता है। अगर यहाँ से y का निकालें तो y बराबर हो जाएगा आपका m1y2 प्लस m2y1 और बटे में हो जाएगा इधर आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप देखिए, ये जो c वाला दिया है तो c तो होता है आपका x, y होता है, और ये जो a और b निर्देशांक दिया तो ये तो आपको हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2। और ये जो आपका अनुपात है तो इसको आप m1 मानोगे और m2 की जगह आप 1 रखोगे। ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया, बस वैल्यू ही रखना है। अगर x हमें निकालना है तो ये x का वैल्यू कितना दिया, -1, तो x की जगह पर रखेंगे -1 बराबर m1 की जगह हमने k माना है तो k मानना पड़ेगा। ठीक है, m1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा k गुणे x2 का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1 रखेंगे। इसी तरह x1 की वैल्यू -3 तो -3 रखोगे और बटे में कितना आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, तो बटे में आ जाएगा k प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार y का वैल्यू कितना दिया, 6, तो 6 बराबर m1 का वैल्यू कितना है, k। इसी तरह y2 का वैल्यू कितना है, -8 और प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1 और प्लस गुणे में y1 की वैल्यू यहाँ से लिखिए 10 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे, इसमें -1 को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -k और माइनस को प्लस गुणा होगा तो -1 यह आ जाएगा, बराबर इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 6k और हो जाएगा -3, क्योंकि -3 को गुणा एक में करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, यहाँ से करोगे तो हो जाएगा आपका 6k और प्लस 6 कम 6 बराबर हो जाएगा -8k और प्लस 10 से कम 10 हो जाएगा। अगर मैं हल करूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा आप लोगों का -k प्लस के 6k इधर आएगा तो -6k बराबर इधर बच जाएगा -3 और -k उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा -k -6 के मिलकर हो जाएगा -7k बराबर -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो तो k बराबर क्या आ जाएगा 2/7। इधर देखें तो यहाँ भी आना चाहिए उतना ही 6k, -8 के इधर आएगा तो प्लस 8k बराबर इधर हो जाएगा 10 और प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, तो 8 6 14k बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अगर k निकालूं तो k बराबर क्या आ जाएगा 4/14। अगर 2 से काटा दूं तो k बराबर क्या आ जाएगा 2/7। हमसे अनुपात पूछा था, हमसे पूछा है इसमें कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात को मैंने माना है k अनुपात 1 के सम। ठीक है, तो k अनुपात 1 का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं k/1, k का वैल्यू आ गया है 2/7 और बटे में 1, ये आपका उतना ही कहलाएगा 2 संबंधित साथी कहलाएगा।
तो किस अनुपात में विभाजित किया? 2:7 के रूप में उसको क्या किया? विभाजित कर दिया। तो ये प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोई बताता नहीं है आप लोगों को। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूं आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10वां देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इसे किसी कीमत पे तैयार करके एग्जाम में जाना है। यह प्रश्न हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न यह है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक नाव की। कह रहा नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल जो लेता समय 4 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको। धारा की चाल हमसे पूछा है। जो चीज हमको मालूम नहीं रहता पहले उसी को मान लिया जाता है। तो धारा की चाल मालूम नहीं है, यहाँ पे हल लिखता हूं, हल। धारा की चाल हमको मालूम नहीं है, धारा की चाल ही पहले मान लेते हैं कि माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमने मान लिया कि धारा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो सिचुएशन हमें दिया है। क्या, मैं बता देता हूं यहाँ पे बना के देखिए। जैसे यह धारा बह रही है तो दो सिचुएशन दिया है। जिधर धारा बह रहा है उधर ही एक नाव भी जा रही है। और एक सिचुएशन में क्या है कि धारा तो बह रही है इधर के साइड और नाव आ रही है उधर की साइड, विपरीत साइड में। तो जिस समय आप लोगों का जिधर धारा बह रहा है उधर ही नाव बह रही है, ठीक है। मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी, जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव बह रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, दो सिचुएशन बनना है ना। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो देखिए जिधर धारा बह रहा है उधर ही आप लोगों का नाव जा रहा है, उस समय चाल दोनों की जुड़ जाएगी। तो धारा की चाल तो x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल तो हमको दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस सिचुएशन में क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो चालें घट जाती हैं। तो नाव की चाल कितनी है आप लोगों का 15, और धारा की चाल क्या है x, तब 15 - x हो जाएगा, 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग x - 15 मत कीजिएगा कभी, क्योंकि भैया सबसे धारा की चाल अधिक होती है, नाव की चाल कम होगी, ठीक है। तो धारा की चाल यहाँ पे और नाव की चाल अधिक होगी, धारा की चाल कम होगी, क्योंकि धारा की चाल अगर आपने अधिक कर दिया तो नाव चलेगी नहीं, नाव को तो डुबो डालेगी, ठीक है। इसीलिए नाव की चाल अधिक है तो उसमें से हमने धारा की चाल घटाया है, तो 15 - x होगा। कभी x - 15 मत कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हमने बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे समय इसको लग रहे हैं 4 घंटे 30 मिनट। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सबको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे के, यहाँ पे हो जाएगा समय। फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे के समय, फार्मूला तो सबको मालूम होगा। यहां से अगर हम निकालें समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी और बटे में हो जाएगा आप लोगों का चाल, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट कर दो समय, टोटल समय कितना लग रहा था इसको, टोटल समय लग रहा था इसको 4 घंटे 30 मिनट। तो टोटल समय लिख देंगे 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट इसको टोटल समय लग रहा था, ठीक है। दूरी कितना, तो एक बार जा रहा था एक बार आ रहा था, तो जाने वाली दूरी कितना है 30,
आने वाली भी दूरी 30 किलोमीटर ही है। तो दूरी और बटे में चाल, तब जा रहा था, ये जाने वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तब जा रहा था तो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जाने वाला समय मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी थी, 15 + x थी। ठीक है, यहाँ तो हो गया। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 30 किलोमीटर वापस आ रही है, तब उधर से जो नाव वापस आ रही है तो दूरी तो उतना ही तय करे, लेकिन चाल उसका अलग हो रहा है। चाल कितना है, 15 - x, हो जाएगा 15 - के x हो जाएगा। अब देखिए सिंपल हमें करना क्या है, 4 घंटे 30 मिनट है ना, इसको भी घंटा में चेंज कर दो तो हो जाएगा 4 + 30 मिनट को घंटा में चेंज करोगे तो 30/60, 60 का भाग दे दो घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ से आप दोनों में 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लोगे तो और ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15 + के x और प्लस 1/के हो जाएगा यहाँ पे 15 - के x। ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक में कर देंगे। यहाँ पे देखो 30 से कम 30 और 30 दूनी के 60 और 2 चौको 8 1 9, इधर आ जाएगा 9/2 बराबर इधर आ जाएगा आपका 30। कोष्टक में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 15 + के x और एक कोष्टक हो जाएगा 15 - के x। ठीक है, तो 15 + x से 15 + x कैंसिल, बच जाएगा आपका 15 - x और प्लस 15 - x से 15 - कैंसिल x, 15 + x पूरा एक में करोगे तो उतना ही आने वाला है आप लोगों का 15 + x। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दो। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 9/2 बराबर 30, इसे हल करेंगे तो देखो +x से -x कैंसिल, अब 15 15 मिलकर हो जाएगा आप लोगों का 30 और बटे में a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b² मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर मतलब x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यह आने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 9/2 बराबर 30 को गुणा 30 में करोगे तो इधर आ जाएगा 900, अब बटे 15 कवर करोगे तो 225 और माइनस x का करोगे तो x² आ जाएगा। अब करना क्या हम लोगों को, सिंपल गुणा कर देते हैं। यहाँ से 9 से काट दो, 9 से काट दोगे तो कवर में कट जाएगा 100 बार में, फिर यहाँ बच जाएगा 1 को गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा 225 माइनस के आने वाला है x² बराबर 2 को गुणा 100 में करोगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 225 और 200 इधर आएगा तो माइनस के 200 और माइनस के x² उधर जाएगा तो प्लस के x², यहाँ से बच जाएगा 25 बराबर के हो जाएगा आपका x²। अगर आप यहाँ x का निकालो तो x बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 25 आ जाएगा, तो इसलिए x बराबर x का वैल्यू 5 आ गया। हमसे पूछा था यहाँ पे धारा की चाल, धारा की चाल को हमने x माना था, इसलिए धारा की जो चाल आ जाएगी तो धारा की चाल आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाके ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आज की वीडियो में हमने बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया, जैसे कि आपने देखा है, और इन सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।